नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 5। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखो, पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण परिमंडल पाए जाते हैं जिनके बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको भूमंडल मिलता है यानी कि आपका भूभाग, फिर मिलता है आपका वायुमंडल यानी कि वायु की परतों वाला भाग जिसमें आपकी हवाएं पाई जाती है, तीसरा मिलता है जलमंडल। तो तीनों मंडलों के विषय में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका भूमंडल है उसके कितने पार्ट हैं, कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, और कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, किसकी क्या विशेषता है। इसके बाद में हम वायुमंडल को डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी लेयर होती हैं, वायुमंडल में कहां कहां पर कितनी गैसें पाई जाती है। इसके बाद में हम जलमंडल को डिस्कस करेंगे कि जलमंडल में जो महासागर हैं वो कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कितने महासागर हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें जल जो है वो किस प्रकार से होता है। यानी कि इन तीनों मंडलों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो, एक बात याद रखना कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है और क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो भी आपको मिलेगा क्लास 6 के लेवल का ही मिलेगा। यानी कि यहां पर आपको तीनों मंडल बेसिक के साथ में समझाएंगे। छोटी से छोटी चीज यहां पर दी गई है, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जिन पॉइंटों को हम हाईलाइट करते हुए चले, बताते हुए चले, उन पर प्रश्न जरूर आएगा, उनको आप लिखते हुए चलना। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स चल रहा है जिसमें हम डेली ठीक 12 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक क्लास लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे सब्सक्राइबर आए, तो हम डेली 2 क्लास 3 क्लास भी कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाकर के आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटकों को, जिसमें एक मिलता है आपका भूमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल। आखिरकार कहते किसे हैं? तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं यानी कि जमीन वाला इलाका, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न यहां पर बन जाता है कि भूमंडल किसे कहते हैं। तो आपने बेसिक के साथ देखा कि भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। अगला, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं वायुमंडल कहलाती हैं, जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई सारी दूसरी गैसें पाई जाती हैं। अंत में मिलता है आपको यहां पर तीसरा घटक जिसका नाम है जलमंडल। तो जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। क्या? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के लगभग 75% एरिया में आपको जल मिलेगा। 75% एरिया में क्या मिलेगा? जल मिलेगा। ठीक है, और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आती हैं जिसमें बर्फ भी आता है, जलवाष्प भी है जो कि आपकी वायु में फैला रहता है, और आपका जल भी आता है। ठीक है, तीनों चीजें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं भूमंडल को। ठीक है, और यहां पर मैप भी दिया गया है, मतलब पूरे विश्व का हमने मैप रखा है जिसके माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मिलता है भूमंडल, आइए इसको समझते हैं। आप लोग तैयार हैं? कॉपी पेन के साथ में नोट करते चलना। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना होता है। देखो समझना, जो भूमंडल है चट्टानों, ठीक है, चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना हुआ है। किसकी? चट्टानों का और मिट्टी की परतों का बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते। क्या है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते। अगर आप हमारे भूभाग पर आकर के देखोगे भूमंडल पर, तो इसमें क्या है? भूमंडल में आपको मिट्टी मिलेगी, चट्टाने मिलेंगी। ठीक है, और जो मिट्टी होती है आप देखोगे मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। आप देखोगे मिट्टी में, अगर आप देखोगे तो अनेक मिट्टी में अनेक प्रकार के कीटाणु आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें जीव कहा जाता है। हम आप सभी लोग रहते हैं तो इन पोषक तत्वों के बल पर ही रहते हैं। अगर मिट्टी में पोषक तत्व ना हो तो हम आप सभी लोगों के लिए भोजन, यहाँ पर भोजन के लिए जो उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन ही ना होता। ठीक है, अब आप कहोगे चट्टानों में कौन से पोषक तत्व है? तो चट्टानों में भी क्या, चट्टानों का उपयोग हम सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की जो पतली पतली परतें होती हैं, चट्टानों से ही मिट्टी बनती है। कैसे बनती है ये आप आगे समझेंगे। चट्टाने होती हैं, चट्टाने ही लगातार क्या है कि इस पे ताप दाब पड़ता है, इस वजह से क्या है कि ये टूटती हैं, टूटकर बिखरती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बिखरती हैं, और इससे मिट्टी बन जाती है। और फिर मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट मिलता है, पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो पृथ्वी की सतह है इसको मुख्यतः आप लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पूरी की पूरी सतह को, जो स्थलीय भाग है इसको हम लोग कहते हैं, बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन
बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखो हमारी पृथ्वी पर 75% एरिया में क्या है, 75% एरिया में आपको जल देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी का जो बड़े स्थलीय भूभाग है, आप देखोगे कहीं कहीं पर छोटा सा स्थलीय भूभाग मिलता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये तो कुछ को कहा जाता है द्वीप, ठीक है, जो छोटे छोटे स्थलीय भाग होते हैं, और जो बड़ा स्थलीय भूभाग होता है उसको कहा जाता है महाद्वीप। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जा रहा है कि जलाशयों, जो बड़े जलाशय होते हैं उनको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। अब जलाशय तो हमारे और आपके गांव में भी होंगे, हमारे आपके शहर में भी होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, तालाब होते हैं, नदी होती है, उनको तो महासागर नहीं कहा जाता है। महासागर उसी को कहा जाता है जो बड़े जलाशय होते हैं, जैसे कि आप ये देखो, ठीक है, ये बड़ा जलाशय पूरा है, इसे महासागर कहा जाएगा। अब देखो आप यहां पर ये जो आपको मिला ये एक द्वीप समूह है, ठीक है, या ये पर भी आपका पृथ्वी का मतलब एक भूभाग है जहां पर जमीने लोग रहते हैं। ठीक है, इसे महाद्वीप नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा द्वीप केवल। और ये आप देखोगे पूरा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक पूरा महाद्वीप कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। आप देखोगे समुद्री जल का जो तल होता है सभी जगह पर एक लेवल पर होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। आप समझो, देखो ये इसका अर्थ क्या हुआ। आप देखो, आप एक काम करो, आपके पास में मतलब कोई बड़ा बर्तन लीजिएगा, जैसे कि आपके यहाँ पर आप कोई टब हो जिसमें पानी भरा जाता है, या फिर आप स्विमिंग पूल में जाकर के देखिए। स्विमिंग पूल में आप देखोगे जो जल का स्तर होगा सभी जगह पर बिल्कुल लेवल में होगा। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, उसी जल के अंदर बड़े बड़े पत्थरों को डाल दो, कुछ भी डाल दो, जल का जो तल होगा ऊपर वाला वो एकदम एक समान ही होगा। आप अगर भूभाग में जाकर के देखोगे यानी जमीन पर, तो सभी जगह पर एक समान तल कभी नहीं होता है। ठीक है, वही यहां पर कहा जा रहा है जो समुद्र जल का तल होता है ऊपर वाला इलाका, ठीक है, वो सभी जगह पर एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है। अब चूंकि समुद्र का तल सभी जगह पर एक समान होता है, ठीक है, तो समुद्र के तल से जो ऊपर वाला इलाका होता है, ठीक है, ऊपर की जो परत होती है, यहां से स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, जिसे शून्य माना जाता है, यानी कि समुद्र के तल को शून्य माना जाता है। आगे बढ़ते, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है क्या माउंट एवरेस्ट का जो शिखर है। ठीक है, जो शिखर है ये। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहां पर पाया जाता है आप लोग जानते हो? माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट पाया जाता है आपका नेपाल में। ठीक है, नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, और विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वह प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त। क्या है, मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। कितनी है, 11,022 मीटर। ठीक है, और सबसे ऊंचा विश्व का मतलब विश्व का अपनी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला पॉइंट मिलता है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत की हैं तेनजिंग नोर्गे शेरपा। इन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खिताब रचा। इन्होंने इतिहास रचा। ठीक है, तो ये चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है, एक है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और एक है भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है, इन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का इतिहास रचा है। ठीक है, ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला पॉइंट मिलता है, जापान की हैं एक जुंको ताबेई। इन्होंने ये विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। यानी कि सबसे विश्व हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थल पर, सबसे ऊंचे भाग पर इन्होंने कदम रखा था 16 मई 1975 को। ठीक है, इसके बाद में एक बचेंद्री पाल आती हैं जो कि भारत की हैं महिलाएं। इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था सबसे पहले। कब, 23 मई 1984 को। ठीक है, तो ये डेट है, ये आपको याद रखनी है, इस पर प्रश्न आ जाता है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला मिलता है महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों को समझो। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। याद कर लीजिएगा, विश्व के 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, और जो जलराशि है, जलराशि के द्वारा यानी कि महासागर के द्वारा एक दूसरे से ये अलग किए गए। सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एशिया, दूसरे नंबर पर यूरोप है, तीसरे नंबर पर अफ्रीका है, चौथे नंबर पर आता है आपका उत्तर अमेरिका, पांचवें नंबर पर है दक्षिण अमेरिका। देखो याद करने का बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले देखिए एशिया में हम लोग रहते तो एशिया आपको याद हो गया। दूसरा यूरोप से क्या है कि व्यापार हमारा अच्छा होता है, ठीक है, यूरोपीय देश काफी है तो यूरोप आपको याद हो गया। फिर अफ्रीका हमारे बगल में है तो अफ्रीका आप याद कर लीजिएगा। अमेरिका को आप दो से याद कर सकते हो, एक है आपका उत्तर अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका है, दोनों अलग अलग महाद्वीप है। फिर आपको एक ऑस्ट्रेलिया मिलता है, एक आपको अंटार्कटिका मिलता है। अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार का मानव जीवन का निवास नहीं है, ठीक है, स्थायी निवास नहीं, वहां पर लोग अपने शोध केंद्र बनाए हुए हैं, तो अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, बाकी के 6 महाद्वीपों पर लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 6 महाद्वीप 7 महाद्वीप बने कैसे जानते हो? पहले क्या था, हमारा जो पूरी पृथ्वी थी, हमारी पूरी पृथ्वी गोल थी, ठीक है, मतलब ध्रुवों पर छपटी थी बट गोल थी, और पृथ्वी में केवल एक ही महासागर था और एक ही महाद्वीप था, ठीक है। बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये महाद्वीप था और ये वाला इलाका महासागर था। जो आप ये देख रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 9th में, क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर किस प्रकार से इस पूरे के पूरे महाद्वीप में विघटन हुआ, ठीक है, जो ये एक महाद्वीप था, ठीक है, इसके अंदर की जो प्लेटें थी, प्लेटों ने गति की और गति करने की वजह से इस महाद्वीप में विभाजन हुआ। फिर धीरे धीरे 1 से 2 महाद्वीप बने, 2 से 4 महाद्वीप बने, 4 से फिर धीरे धीरे आज 7 महाद्वीप आपके सामने उपस्थित हैं, ठीक है। जो आपका ये केवल एक महाद्वीप था इसको पेंजिया महाद्वीप कहा जाता है। क्या पेंजिया महाद्वीप कहा गया। फिर ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला एक आपका नीचे वाला, ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड हुआ। फिर 2 पार्टों में के बाद में ये ऊपर वाला भी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर इससे एक पार्ट और निकल आया, फिर इससे नीचे से भी जो ये 4 पार्टों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम 9th में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमने यहाँ पर 7 महाद्वीप देखे इनके बारे में। तो सबसे पहले मिलता है एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये जो एशिया है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 1/3 भाग में हमारा ये एशिया महाद्वीप फैला हुआ है और हम सभी लोग एशिया महाद्वीप के ही हिस्सा है, ठीक है। हमारा भारत देश जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? हम पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। गोलार्ध किसे कहते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एशिया महाद्वीप पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमारे भारत देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, बट एशिया महाद्वीप के निचले भाग से ये होकर के गुजरती है। आप यहां पर देख सकते हो, ये आपके सामने जो मैप दिया गया है आप ये देखो, ये पूरा का पूरा पृथ्वी का ये मैप है, ठीक है। इसमें आप देखो ये मिडिल लाइन है बीच वाली, ठीक है, और मिडिल लाइन के बाद में आपको ये मिलता है पूरा का पूरा एशिया वाला, फिर ये आपको यूरोप मिलता है, ठीक है, फिर ये आपको अफ्रीका मिलता है, ये आपको उत्तर अमेरिका मिल रहा है, ये दक्षिण अमेरिका मिल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपको मिलता है अंटार्कटिका, जो कि आप देख रहे हैं कहां पर है, ध्रुव पर है। इस वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि सबसे अधिक ठंड पाई जाती है। यहाँ पर स्थायी मानव निवास नहीं है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे हमारी पृथ्वी पर, हमारे एशिया में, तो एशिया वाला ये जो भूभाग है आप देखोगे ये पूरा है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला, ये जो आपका पीला पीला दिखाई दे रहा है ये पूरा ये एशिया का ही भाग है, ठीक है। तो एशिया भाग में आपने क्या देखा कि एशिया भाग में आपकी जो कर्क रेखा है वो तो गुजरती है, लेकिन कई इलाकों से आपकी ये जो भूमध्य रेखा है ये भी गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा हमारे भारत देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये हमारा भारत देश है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा भारत देश है। तो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद में जो आपकी भूमध्य रेखा है जिसे विषुववृत्त कहा जाता है, ये भी हमारे एशिया के कुछ भागों से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और जो आपके विषुववृत्त तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप इसीलिए देखोगे जो अफ्रीका के लोग होते हैं ये एकदम काले काले होते हैं। अफ्रीका के लोग काले काले होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होता है, सूर्य की यहाँ पर सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है, और जब यहाँ पर सूर्य का सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है तो यहाँ के लोग कैसे हैं, वो काले देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप अगर एशिया में ऊपर साइड आओगे चाइना की तरफ तो देखोगे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है, चाइना वाले इलाके में, रूस वाले इलाके में। तो आप देख रहे हो वहां के लोग गोरे पाए जाते हैं। देखते हो चाइना की जो लड़कियां होती हैं, जो यूरोप के लड़के, यूरोप में जो आपका ये रूस आता है, रूस के लड़के देखोगे, लड़कियां देखोगे, सब गोरे गोरे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका में जो लड़के लड़कियां पाए जाते हैं, जो आपका ये वाला भाग है यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सभी गोरे गोरे पाए जाते हैं। इसके बाद में जो आपका ये यूरोप है यहाँ के भी, ठीक है। जो हमारा भारत देश है, भारत देश के जब आप दक्षिण वाले इलाके में आओगे यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ के भी लोग बिल्कुल काले काले देखने को मिलेंगे, ज्यादा काले भी नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके अफ्रीका के इस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल झौंसल होते हैं, एकदम काले काले, देख कर डर जाओ ऐसे, ठीक है।
अगर मतलब आप सो करके उठो और आपके सामने एकदम से भयंकर रूप में आ जाएं। आप देखते हो कि जब आपके यहाँ पर नौटंकी हुआ करती है तो लोग काले काले कलर का मेकअप लगा करके आते हैं, इनको मेकअप की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हो, मैं यहाँ पर रंग भेद नहीं बता रहे, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कॉमेडी की थी। आगे बढ़ते, और वो भी बहुत बेकार कॉमेडी की, मुझे पता है। अगला पॉइंट मिलता है एशिया में, तो कहा जा रहा है कि कर्क रेखा इस महाद्वीप के यानी एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, समझो ये कहां पर है, ये वाला भाग देखो, देख रहे यूराल पर्वत यहां पर स्थित है। ठीक है, और यूरोप प्लस एशिया के इस भाग को, जिसको यूरेशिया कहा जाता है, इस भाग को, ठीक है, इसको यूरेशिया कहा जाता है। ये आपका एशिया है और ये आपका यूरोप है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाले यहां पर यूराल पर्वत की श्रेणी मिलती है। ठीक है, ये यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है यूरोप। अब यूरोप को समझो। ठीक है, आपने एशिया को समझ लिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, एशिया पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो एशिया है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चौथा, ये हो गया आपका कौन सा, तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है, आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करते हैं। और यूरेशिया, इन दोनों को मतलब संयुक्त रूप से यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को, जो बिल्कुल ज्वाइंट वाला भाग है, बॉर्डर लाइन है, उसको यूरेशिया नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते, अब यूरोप को समझो। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, अगर आप देखो तो बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, जो आपका ये यूरोप है, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, और जो आर्कटिक वृत्त है ये इससे होकर के गुजरता है। आर्कटिक वृत्त के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि जो यूरोप है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, और ये जो महाद्वीप है, यूरोप जो महाद्वीप है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहां पर, अगर ये एशिया यहां पर है तो ये आपका इधर तरफ मिलेगा यूरोप। ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी इलाका होता है, ये आपका पश्चिमी इलाका होता है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में यानी कि इधर तरफ होगा। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। ये चीज भी आप समझ गए, और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका की बात करें अगर हम, तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री की लाइन, जो 0 डिग्री अक्षांश है, महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरता है। इसके बाद में अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से मैप में देख लो। ठीक है, ये आपके सामने मैप है। ठीक है, तो ये आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। इसके अलावा आप सभी महाद्वीपों को देख लो, अफ्रीका से केवल आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है, वो भी छोटे से भाग से। ठीक है, सॉरी, उत्तर अमेरिका से। ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से आपकी मकर रेखा गुजरती है, और कौन सी गुजरती है, मकर रेखा, और दूसरे नंबर पर आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में केवल आपकी एक ही रेखा गुजरती है। आपका जो एशिया है, यहाँ पर केवल एक रेखा बीच से गुजरती है, मतलब किनारे से, और एक रेखा, इसको आप अगर गणना ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको द्वीप समूह मिलते हैं छोटे छोटे, जो कि एशिया के ही भाग हैं, एशिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग भी नहीं कह सकते हैं। यूरोप से एक भी रेखा नहीं गुजरती, इसको याद रखना है। यूरोप से एक भी, ये जो 3 रेखाओं में से एक भी रेखाएं यूरोप से होकर के नहीं गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका में आपने क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट अफ्रीका का नोट कीजिएगा, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद में अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में, इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, सारा का जो रेगिस्तान है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, और ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है। जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसका एक और पॉइंट है कि अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसका नाम है सहारा का रेगिस्तान, पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये
चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है, इस नदी का नाम है आपकी नील नदी, ठीक है। नील नदी इसी महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी याद रखना कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहां से गुजरती है, अफ्रीका में गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो अफ्रीका में पाया जाता है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं पाई जाती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा और आपकी कर्क रेखा, तो ऐसा एक ही महाद्वीप है और इस महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते अगले अगले में आपको मिलता है उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका को भी समझो। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, समझना, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है। अगर आप उत्तर अमेरिका को देखोगे तो दक्षिण अमेरिका से बिल्कुल पतरे संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है। इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। जिस स्थल से उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। स्थल संधि किसे कहते हैं, दो महाद्वीपों का या फिर दो देशों का या फिर दो जगहों का, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है, स्थल संधि कहलाता है, ठीक है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और यह महाद्वीप तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। एक बार हम समझ लेते हैं, इसमें चल करके इसको देख लेते हैं उत्तर अमेरिका को, ठीक है। उत्तर अमेरिका आपका ये रहा, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका को अगर आप देखो तो हम बीच में हमने मिडिल लाइन कर दी है, ठीक है, मिडिल लाइन कर दी। अब आप देखोगे ये आपका हो गया पूर्वी इलाका, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया आपका कौन सा, पूर्वी इलाका, ठीक है। ये आपका हो गया पश्चिमी इलाका, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तरी और ये हो गया आपका दक्षिणी। अब आप देखो जो आपका उत्तर अमेरिका है यहां से कर्क रेखा केवल गुजरती है, ठीक है। और जो ये वाला इलाका है, ये वाला जहां से उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्या कहा था, पनामा स्थल संधि कहा, यानी कि दो स्थल जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं उसे स्थल संधि कहा जाता है और इसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। जो आपका उत्तर अमेरिका वाला भाग है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद कर लीजिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। एक मिनट, तीसरा है कि दूसरा, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका हाँ तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आप कहोगे देखने में तो भाई हमको ये उत्तर अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप लग रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। चेक कर लो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे देखने में ये बड़ा लग रहा है, बट है ये बड़ा, क्योंकि देखो इसमें काफी सारे कटे छटे इलाके हैं, देख रहे हैं। ये आपको यहाँ पर छोटा सा पानी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर पूरा क्षेत्रफल की बात की जाए तो अफ्रीका दूसरा, एशिया पहला और ये उत्तर अमेरिका ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और ये जो उत्तर अमेरिका है इसमें एक रॉकी पर्वतमाला देखने को मिलती है जो कि सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। यहीं पर आपको अपलेशियन पर्वतमाला देखने को मिलती है और इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ये आप देख रहे हैं एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, शायद विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला ये है, ठीक है। आगे बढ़ते अब इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं जो दिया गया उसमें। तो उत्तर अमेरिका के बारे में क्या कहा जा रहा है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और ये जो महाद्वीप है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। और यह महाद्वीप जो है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है ये उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। जबकि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, इसलिए इसको दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। और जो उत्तर अमेरिका इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए इसको उत्तरी अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी में दो महासागर स्थित है, इसके पूर्व में और पश्चिम, यानी कि पूर्व में इधर तरफ और पश्चिम इधर तरफ, बीच में आपका ये दक्षिण अमेरिका पाया जाता है, ठीक है। पूर्व और पश्चिम में दो महासागर स्थित है। और पर्वत श्रृंखला मतलब विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज, इसके उत्तर में स्थित है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि आपका ये पूरा दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में यहां से लेकर के यहां तक पूरी ऐसी विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, शायद अगली क्लास में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, जिसका नाम है अमेजन बहती है। और जो आपका ये, एक मिनट समझना, देखो जो आपका अफ्रीका था, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और जो आपका दक्षिण अमेरिका है इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी और लंबी में अर्थ समझा करो, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है तो फर्क को समझना। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है,
ठीक है। और जो आपका दक्षिण अमेरिका है, इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है अमेजन, ये बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को समझो। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि एशिया के नीचे पाया जाता है। एशिया के नीचे है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या? इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अंटार्कटिका। इसको भी समझो। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित, जो दक्षिणी ध्रुव है वो इसके इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अब दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे पहले वाले चैप्टर्स को देखिए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक रूल है, अगर आपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी को सीरीज वाइज नहीं पढ़ा, यानी चैप्टर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, अगर आपने ऐसे इसको सीरीज वाइज नहीं पढ़ा तो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी को समझ नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चैप्टर 1 में आपको बेसिक मिलेगा तो उसी टॉपिक को थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन आपको मिल जाएगा चैप्टर 3 में। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिया जा रहा है। उत्तरी ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव है, ये एशिया आर्कटिक जो अंटार्कटिका है इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये आपका अंटार्कटिका, और ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव जो है इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है, और चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इस वजह से ये पूरे वर्ष मतलब पूरे साल बर्फ की मोटी मोटी परतों से ढका रहता है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं है, तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहां पर मानव नहीं रहते, यहां पर बहुत सारे देशों के शोध केंद्र हैं। ठीक है, लोग यहां पर अस्थायी रूप से जाते हैं। भारत के भी यहां पर शोध केंद्र स्थित हैं। ठीक है, और जो भारत के यहां पर शोध केंद्र है उनमें से एक का नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दो यहां पर भारत के शोध केंद्र स्थित है। अंटार्कटिका के बारे में इतना समझो कि अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार का कोई भी मानव निवास स्थान नहीं है। ये जो अंटार्कटिका है ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य में, इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और यहां पर बहुत सारे देशों के शोध केंद्र हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो ये आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं और इन बर्फ की मोटी मोटी चादरों के नीचे कई सारे ज्वालामुखी छिपे हुए हैं। ठीक है, कई सारे ज्वालामुखी शांत अवस्था में हैं। ठीक है, भविष्य में हो सकता है कभी ये ज्वालामुखी जागृत हो, अभी इनके जागृत होने की संभावना नहीं है। अगला पॉइंट मिलता है जल संधि एवं स्थल संधि किसे कहते हैं, इसको भी समझो। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है। ठीक है, जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। सपोज दैट कि भाई एक ये इलाका था, एक ये इलाका था। ठीक है, इन दोनों के इलाके में क्या है कि एक छोटी सी रास्ता बन गई। ठीक है, और इस इधर से भी रास्ता आई और इन दोनों का पानी एक दूसरे से यहाँ पर मिल गया, तो इसे कहा जाएगा जल संधि। या फिर हम ऐसे कहें कि ये जल संधि है, ये एक पूरा जल वाला जली इलाका और ये वाला जली इलाका है। ठीक है, इन दोनों का जल यहां पर आकर के मिलता है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा जल संधि, यानी दो जल राशियों का जल जिस स्थान पर आकर के मिलता है, दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागर को जो एक स्थान पर जोड़ने वाली जगह होती है उसी को कहा जाएगा जल राशि। ठीक है, अब स्थल संधि किसे जल संधि कहा जाता है। ठीक है, स्थल संधि किसे कहते हैं, तो स्थल का एक संकरा भाग यानी छोटा सा भाग जो दो स्थलों को, स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसको कहा जाएगा स्थल संधि। यानी कि आप देखते हैं कि हमारा भारत देश जो है और जो आपका ये भारत देश और जो श्रीलंका मिलता है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटी सी स्थल संधि है। ठीक है, जल संधि है, स्थल संधि तो नहीं है। यहाँ पर भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली स्थल संधि है। हमारे प्रभु श्री राम भगवान ने यहाँ पर एक स्थल संधि बनाई तो थी, एक पूरा का पूरा पुल बनाया था। ठीक है, संयोजन का, बट उसे श्रीलंका के जो महाराज बाद में बने, जो लंकाधिपति बने थे विभीषण, उन्होंने कहा था कि हमारी श्रीलंका की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, इसलिए आप इसे तोड़ दो। तो श्री राम प्रभु ने उसको बनाया भी और तोड़ भी दिया था। ठीक है, तो आज भी आपको राम सेतु वहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर आप जाकर के देखोगे। पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत
तो वहां पर उसकी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का संकरा यानी छोटा सा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल संधि स्थल का संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, स्थल संधि आप ऐसे भी कह सकते हो जो आपका दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दोनों जो महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से एक बहुत ही मतलब पतली, ठीक है, एक बहुत ही पतले रास्ते से जुड़े हुए हैं जिसे स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है जिसके बारे में हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? ये आप देख रहे हैं पनामा स्थल संधि से कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्कस करना है जलमंडल को। जलमंडल को भी डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है, कितना? 71%। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। 71% का भाग जो है ये जल से ढका हुआ है। ठीक है, और 29% भाग में स्थल पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो कहीं कहीं पर आपको 75% भी लिखा मिल जाएगा, बट चूंकि एनसीईआरटी कह रही कि आपका ये केवल 71% है तो आप केवल 71% ही याद रखिएगा, आप 71% ही लिखिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है और 29% यानी कि 29% भाग पर आपको स्थल मिलता है। 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी रूप उपस्थित होते हैं। जो जलमंडल होता है इसमें जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जिसमें आपको महासागर में जो जल होता है वो भी है, नदियों में जल है वो भी है, झीलों में जल है वो भी है, हिम नदियों में यानी कि बर्फ के रूप में जो जल जमा है वो भी है, भूमिगत जल यानी जो पाताल के अंदर जो जलम समरसेबिल से या फिर कुओं के माध्यम से निकलते वो भी है, और वायु में जो जलवाष्प है वो भी सम्मिलित, यानी कि जल की सभी अवस्थाएं जलमंडल में आ जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग यानी 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में 97% जल है, यानी कि पानी तो बहुत है लेकिन उपयोग लायक 97% नहीं है। ठीक है, केवल 97% ही नहीं, ठीक है, 97% तो केवल महासागरों में पाया जाता है, एवं इसके जो ये महासागरों वाला जल है ये बहुत अधिक खारा है। ठीक है, अब इसके अलावा, ठीक है, मानव के उपयोग के लिए ये जल है नहीं। शेष जल जो आपको मिलता है 3%, इसमें से अधिकांश जल जो है बर्फ की परतों में, हिम नदियों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, या तो पाताल के अंदर है या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, या फिर नदियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस जल का भी उपयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो पाताल में जल पाया जाता है यानी कि भूमिगत जल है, जमीन के अंदर जल जो है उसको हम जल निकालते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। जो नदियों का जल है वो अशुद्ध होता है। ठीक है, गंगा नदी का जल तो इतना शुद्ध था कि उसको आप डायरेक्ट पी सकते थे, बट हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया, उस नदी का जो जल है उसको अशुद्ध कर दिया। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिए, जो फैक्ट्रियों का पानी था गंदा जल वो उसमें जाने लगा, सीवरों का पानी उसमें जाने लगा। अब एक बात आप समझिएगा, हम लोग गंगा नदी को अपनी माँ के समान मानते हैं। ठीक है, अब क्या आप अपनी माँ के ऊपर गंदगी डालते हो? नहीं डालते हो ना। इसी प्रकार से तो गंगा नदी में गंदगी क्यों डाल देते हो? गंगा नदी में किसी को भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, तभी गंगा नदी साफ हो पाएगी। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसका 70% भाग महासागरों में है। ठीक है, शेष जल का कुछ भाग, जो शेष जल है संपूर्ण जल, ठीक है, संपूर्ण जल आपको बर्फ के रूप में, हिम नदियों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जल का बहुत कम भाग है जो कि अलवण रूप में पाया जाता है। जो जल बर्फ के रूप में है और नदियों में है और जो आपका भूमिगत जल है, केवल यही अलवण जल है जिसमें नमक की मात्रा नहीं है। बाकी के पूरे जल में नमक की मात्रा है, बाकी का पूरा जल खारा है। समुद्र में यानी जो महासागरों में जल पाया जाता है वो खारा जल है, उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, लवण किसे कहते हैं वो अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, वो लवणीय जल है, उसमें नमक की मात्रा अधिक है, उसे हम खा पी नहीं सकते। ठीक है, जो आपका शेष 3% जल है ये हमारे खाने पीने योग्य है, लेकिन ये भी जल हमारी पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है, कहा जा रहा है जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, आजकल तो पानी बोतलों में बिकने लगा है। पहले क्या था, आप देखोगे, पहले देखो बिजनेसमैन ने क्या अपना एक अच्छा आइडिया निकाला। पहले आप किसी भी शहर में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, तो जगह जगह पर आपको नल लगे मिल जाते थे जहां पर आप पानी पी सकते थे। गवर्नमेंट ने कई जगहों पर क्या है कि टोंटियां लगवा के रखी थी। अब क्या हुआ, अब आप किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं भी आपको टोटी तो लगी मिलेगी, लेकिन या तो उसमें शुद्ध पानी नहीं होगा, या तो क्या होगा उसमें पानी ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और नल तो लगे मिलेंगे लेकिन नल सभी खराब होंगे, नल में पानी नहीं आएगा। ये बिजनेसमैनों ने क्या किया, पानी उनका बिके इसलिए उन्होंने, और गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया,
फ्री में पानी हम लोगों को मिलना बंद हो गया। ठीक है, ये मेंटेलिटी देखो बदल दी गई, और एक और ये मेंटेलिटी रखी गई कि शुद्ध पानी पियो। ठीक है, शुद्ध पानी पियो, इसलिए लोग अब मोल लेकर पानी पीने लगे। जो पानी पहले फ्री में मिलता था उसके लिए आज हमको पेमेंट देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, महासागर को डिस्कस करते हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर है जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा एक भी महासागर नहीं है जो एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल के तीन प्रमुख गतियां हैं। तो यहां पर आप इस चीज को समझिएगा, जो महासागरीय जल होता है ये हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, और महासागरीय जल की गतियां कितनी हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले मिलती है तरंगें, दूसरी ज्वार भाटा, तीसरी महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो कई सारी ये जो आपको दी जा रही हैं ये महासागरीय जल की तीन प्रकार की मुख्य गतियां हैं। तीन मुख्य गतियां करते हैं महासागरीय जल। ठीक है, और बड़े से छोटे के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, 5 प्रमुख महासागर हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा मिलता है आपको प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा है आपका अटलांटिक महासागर, फिर आपको मिलता है हिंद महासागर। ठीक है, फिर आपको मिलता है दक्षिण महासागर, फिर आपको मिलता है आर्कटिक महासागर। अब एक एक करके इन पांचों महासागरों के विषय में हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलता है प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके अपेक्षा इसके अलावा पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और एशिया भी पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रशांत महासागर है ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जिसका नाम है मेरियाना गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा, मेरियाना गर्त है। और एक चीज और समझना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि आपका एशिया महाद्वीप है, वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है। दो समानताएं देखिएगा, एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो भी 1/3 भाग में फैला हुआ है, वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा स्थल मिलता है। ठीक है, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ये भी 1/3 भाग में फैला हुआ है, और यहां पर विश्व का सबसे गहरा भाग मिलता है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। दो समानताएं हैं और 3 समानताएं यहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है, 1/3 है, और सबसे गहरा स्थल यहां पर पाया जाता है वो भी सबसे बड़ा है। ठीक है, 1/3 और वहां पर सबसे ऊंचा स्थल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रशांत महासागर जो है इसका जो आकार है, ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यानी कि गोल है, लगभग गोल है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। जो प्रशांत महासागर इसके चारों ओर, ये आपके कौन कौन से, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, ये चारों इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते कि प्रशांत महासागर आखिरकार कहां पर पाया था, मैप के माध्यम से। देखो हमने मैप इसीलिए रखा था, ठीक है, एक ही मैप रखा है, ठीक है, ताकि जगह कम घेरे। ठीक है, अब इसको समझो, देखो प्रशांत महासागर आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इधर इधर से लेकर के ये आपका पूरा प्रशांत महासागर वाला इलाका, ये ठीक है, ये आपका पूरा प्रशांत महासागर वाला इलाका। अब आप देखोगे तो प्रशांत महासागर के इसके उधर साइड, यानी कि इसके इधर साइड आपको मिलता है कौन सा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और प्रशांत महासागर के इधर साइड देखोगे तो आपको एशिया मिलता है और ऑस्ट्रेलिया मिलता है, यानी कि 4 महाद्वीप प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित हैं। अब आप कहोगे कि ये इधर दिखा रहे, इधर दिखा रहे, तो भाई गोल है ना, पृथ्वी गोल है, ये वाला जो इलाका ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इलाका इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के इधर तरफ आपका ये मिलता है एशिया, और ये आपको मिलता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये आपका मिलता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मिलता है। और अगर आप लगभग देखोगे तो यहां पर भी गोलाई है और यहां पर भी गोलाई है, देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर लगभग गोल भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर की विशेषताएं काफ़ी हैं, और जब आप महासागर में जाकर के देखोगे तो आपको अपने आप का अंदाजा लगेगा कि आप कितने छोटे हो इस विश्व में। प्रशांत देखो, जो समुद्र है, समुद्र कितना विशाल है, समुद्र की विशालता इतनी बड़ी है कि उसके आगे हम आप सभी लोग एक कंकड़ के समान भी नहीं है, एक कण के समान है उसके लिए। ठीक है, आप समझो यहां पर। ठीक है, तो क्या मिला, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 भाग में फैला है, और विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत सागर महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर वृत्ताकार यानी कि गोल है। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, हमने देख लिए। अगला मिलता है आपको अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, और यह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, किसके अक्षर समान है, एस अक्षर के समान है अंग्रेजी के। ठीक है, इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसके अलावा इसके पश्चिमी किनारे पर एवं उत्तरी, एक मिनट,
इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। ठीक है, इसका जो पश्चिमी किनारा है यानी कि आपका जो ये कह सकते हैं जो ये वाला किनारा है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ऐसे स्थित है। ये आपका प्रशांत महासागर मिल गया, इसके बाद में ये आपको उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, फिर यहाँ पर मिलेगा कुछ इस प्रकार से कौन सा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर मिलेगा। इसके अलावा आपको दिया जा रहा है कि इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप है, और आपका इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। जो आपका इसका पूर्वी किनारा है यानी कि ये आपको मिल गया अटलांटिक महासागर। यहाँ पर जो आपका ये पश्चिमी किनारा है, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर आपको मिलता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। जो पूर्वी किनारा यहाँ पर आपको मिलता है इसका यूरोप और कौन सा, अफ्रीका। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका, ये दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है अधिक दंतुरित है, यानी कि दंतुरित जैसे आप देखते हैं आपके दांत के अंदर जब आप देखोगे तो उबड़ खाबड़ चीजें मिलती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे यानी कि ऐसी ऐसी देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की ये तट रेखा, दंतुरित तट रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही देख सकते हो कुछ ये यही तट रेखा है किसकी, अटलांटिक महासागर की। अब चूंकि ये दंतुरित तट रेखा है, ये अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा जो है ये प्राकृतिक पोताश्रयों के पत्तन एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। देखो जब कहीं पर पोताश्रय बनाए जाते हैं फिर पतन बनाए जाते हैं तो उसके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ऐसी जगह होनी चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर शिप आ जाए और आराम से रुक जाए। ये वाला स्थलीय इलाका है तो यहाँ पर से इस शिप के ऊपर चीजें लोड की जा सके, इधर से भी लोड की जा सके। अब यहाँ पर दंतुरित पहले से प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, तो ये कैसा है, पोताश्रय के लिए और पत्तनों के लिए एवं मतलब देखिए जो प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपको ये अटलांटिक महासागर ही मिलता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर कितनी चीजें आपको याद रखनी है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसकी आकार कैसा है, तो एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, दो चीजें। तीसरी चीज, इसकी जो तटरेखा है वो दंतुरित है। ठीक है, तो आपको मिल गई तीसरी चीज। इसके अलावा और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आपको मिलता है ये आपका अटलांटिक महासागर। और इसकी जो तटरेखा है वो अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार मैप में भी इसको देख लो, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आपने इसे मैप में नहीं दिखाया। ठीक है, तो मैप में भी देख लो, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर। इसके अलावा आप ही देख रहे कुछ इस प्रकार से ये आप देख रहे ये एस अक्षर के समान आपको मिलता है प्रशांत महासागर। ठीक है, यहां तक है। इसके बाद में आपको दक्षिणी महासागर ये आपको नीचे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका टॉपिक मिलता है उसके बारे में समझते हैं। आपको अटलांटिक महासागर मिल गया और अटलांटिक महासागर आपने देख लिया। अब अगला मिलता है आपको हिंद महासागर। देखो हिंद महासागर की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि एक ये मतलब हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम, जो हिंद महासागर है इस ये केवल यही एक ऐसा, एक मिनट, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है। थोड़ा सा क्या है कि हमने पीडीएफ में लिंक वगैरह लगा के रखी हुई है। अगर जो हमारे पीडीएफ है उसके चैप्टर के नाम पर जब आप क्लिक करोगे, डब्ल्यूपीएस पे अगर आपने पीडीएफ ओपन करके रखा हुआ है और आप चैप्टर के नाम पर क्लिक करोगे तो आप जो चैप्टर का वीडियो आया है उस पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे और उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, हमने हर पीडीएफ के साथ में चैप्टर के लिंक लगा के रखी है ताकि आपको जहां तक पीडीएफ जाए, जो भी पीडीएफ को पढ़े उसके लिए चैप्टर को समझना भी आसान हो। ठीक है, इसलिए हमने हर चैप्टर में उसके वीडियो की लिंक लगा करके रखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा हिंद महासागर है ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी कि हमारे भारत देश के नाम पर पड़ा। आप जानते हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर केवल एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी अन्य देश के साथ में इसकी रेखा नहीं मिलती है। केवल भारत के साथ में इस देश की रेखा मिलती है। सीमा रेखा जो हिंद महासागर की रेखा है, सीमा रेखा है, वो केवल भारत देश के साथ में टच होती है। इसी वजह से इस महासागर का नाम रखा गया हिंद महासागर। ठीक है, ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिकोण के आकार का ये महासागर है। ठीक है, और इसके उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर में एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका है एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। अब एक बार इसको देख लेते हैं कहाँ पर, मैप में। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा। तो ये आपका हिंद महासागर है, आप देख लो। आप देख रहे हैं ये त्रिकोणे के आकार का है। ठीक है, ये त्रिकोण वाला है। आप देख रहे हैं हिंद महासागर त्रिकोणी है। ये कि इसका जो हिंद महासागर की जो रेखा है, सीमा रेखा है, केवल भारत देश के साथ में लगती है। ठीक है, इसके अलावा नहीं किसी देश के साथ में नहीं लगती है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, हिंद महासागर। ठीक है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा तट रेखा जो है केवल अपने भारत देश के साथ में इसकी लगती है, इसीलिए इसको कहा जाता है हिंद महासागर, इसीलिए इसका नाम रखा गया। आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से ये त्रिकोण वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमने हिंद महासागर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम दक्षिण महासागर को डिस्कस करते हैं। दक्षिणी महासागर को, जो कि नीचे पाया जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर को ये घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर कहा जाए 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो अब हमको पृथ्वी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पृथ्वी बनाने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगी ये विषुववृत्त है। इसके बाद में 23.5 डिग्री पर आपको कर्क रेखा मिलती है, और यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री पर मिलती है मकर रेखा। इसके बाद में 66.5 डिग्री पर आपको मिलती है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, और ये क्या कहा जाए, जो दक्षिणी महासागर है, ठीक है, दक्षिणी महासागर में जो ये अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से ये दक्षिणी महासागर घेरता है। ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर यानी कि इधर तरफ, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है दक्षिणी महासागर, यानी 66.5 डिग्री पर आपकी मिलती है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है, आप ये कह सकते हैं 60 डिग्री तक। ठीक है, 60 डिग्री तक ये फैला हुआ है, कौन सा, दक्षिणी महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है जो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर, इसको भी समझो। तो उत्तर ध्रुव वृत्त के में स्थित है ये, तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है यहाँ पर ये स्थित है, और उत्तर ध्रुव में ये पूरा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरी भाग से जुड़ा हुआ है। अभी मैप में समझेंगे कैसे। छिछले जल यानी कि उथले जल में क्या है कि बहुत ही संकरी भाग में जुड़ा है, यानी कि बहुत ही पतले भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है, जहां पर आपका ये प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है, उसको, उस इलाके को, यानी कि उस जल संधि को बेरिंग जल संधि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, यूरेशिया से, उत्तरी तटों से, और उत्तर अमेरिका के जो उत्तरी तट हैं और जो यूरेशिया है, ठीक है, इससे पूरा का पूरा घिरा हुआ है। अब आगे बढ़ते एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा वहां पर मैप में चल करके। ठीक है, ताकि एक भी कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में, और आसानी से इसको हम डिस्कस कर सकें, आसानी से आपके समझ में आ जाए। हमें क्या डिस्कस करना है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण महासागर को, और इसके बाद में जो आपका एक और आर्कटिक महासागर मिलता है उसको। ठीक है, तो दक्षिणी महासागर आपका ये है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ तक दक्षिणी महासागर ये पूरा फैला हुआ है। ये आपको अंटार्कटिका मिलता है, तो अंटार्कटिका को ये चारों ओर से घेरता है। आप देख लीजिएगा, अंटार्कटिका को चारों ओर से घेर रहा है। ठीक है, और जो आपका हिंद महासागर, यहाँ तक हिंद महासागर आता है। इसके अलावा जो आपका अंटार्कटिक महासागर है, ये आप देखोगे, जो ये प्रशांत महासागर है, ये ऐसा है। प्रशांत महासागर से छिछले जल से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा, अंटार्कटिक महासागर, ये ऊपर साइड है। ठीक है, ऊपर साइड मिलता है। देखो, अंटार्कटिक महासागर में एक चीज याद रखना, जो अंटार्कटिक महासागर है ये उत्तरी ध्रुव जो आपको मिलता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपको क्या मिलता है, एक बार इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंटार्कटिक महासागर को, जो अंटार्कटिका है, ठीक है, एक मिनट, जल संधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अंटार्कटिक महासागर, हाँ सॉरी, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक में आर्कटिक महासागर है, माफ कीजिएगा। तो आर्कटिक महासागर के बारे में क्या किया गया, उत्तरी जो आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव वृत्त में ये स्थित है। ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त में पूरा स्थित है, और उत्तर ध्रुव को चारों ओर से घेरता है, यानी कि उत्तर में जो आपका मिडिल पॉइंट मिलता है 90 डिग्री का जो पॉइंट है, उसके चारों ओर ये ऐसा स्थित है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर से छिछले जल से, यानी कि उथले हुए जल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, यानी उससे टच करता है। और बेरिंग जल संधि कहा जाता है, जहां पर ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर का जल जिस स्थान पर मिलता है उसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, यूरेशिया हो गया, उत्तरी महासागर के उत्तरी तट हो गए, इनसे घिरा हुआ है। मैंने जो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट है इससे घिरा हुआ है, मैंने आपको मैप में दिखा दिया। अब वायुमंडल को डिस्कस करते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत घिरी हुई है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी गोल है, और पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत हमें घेरे हुए है। ठीक है, घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी आखिरकार कैसी जानते हो, हमारी पृथ्वी गोल है पूरी। ठीक है, गोल क्या है कि हमारी पृथ्वी चट्टानों की बनी हुई है और पूरी गोल है। हमारी पूरी गोल पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, चारों ओर ऐसी गैस की परत है। जो आप ऊपर वाला गोला देख रहे हैं, ये पूरा गैस की परत है, ऐसी गैस की परत है। इसके ऊपर हम यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऊपरी इलाके में हम लोग रहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ताप बढ़ता जाएगा, बिल्कुल अंदर में आपको लावा मिलेगा। ठीक है, लावा मिलेगा, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है कि वायु की पतली परत है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण एवं अटूट बनाता है। ठीक है, अटूट भाग है,
और ये अटूट बनाती भी है। अटूट भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। अगर ये वायुमंडल ना होता तो क्या होता? देखो, हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। और ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। और अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? तो ये हमको वायु भी नहीं प्रदान करती, तो हम सांस नहीं ले पाते, यानी कि यहाँ पर जीवन उपस्थित नहीं होता, पहले में ही एंड हो गया। दूसरा, वायु में हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अगर ये वायु की परत ना होती तो सूर्य की हानिकारक किरणें यहाँ पर आती और पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती कि शायद संभवतः ऐसा हो सकता था कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, पृथ्वी जो अंदर से लावा है ऊपर भी लावा बन करके पृथ्वी फट जाती, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितनी ऊंचाई तक? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल को उनके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। कितने? 5 परतें होती हैं वायुमंडल की, ठीक है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से, जो ये परतें इनको पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। कितने मंडल है? ये आपको 5 मंडल मिलते हैं। सबसे नीचे वाले मंडल को कहा जाता है क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। फिर आपको मिलता है समताप मंडल, ठीक है। फिर आपको मिलता है मध्य मंडल, फिर मिलता है आयन मंडल, फिर मिलता है बहिर्मंडल, ठीक है। और इन 5 मंडलों को याद कर लो। इनके बारे में अगले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब अगली क्लास में, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। जो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये साफ वायु का 99% हिस्सा है, ठीक है। और आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब कहा जा रहा है कि नाप के हिसाब से अगर आप देखो तो 78% कौन सी है? नाइट्रोजन है। और 21% आपको मिलती है अन्य दूसरी गैसें, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है और अन्य दूसरी गैसें जो आती है वो 1% में आती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या पता चला? यहां पर आपको ये पता चला कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत है, जो हमें एक तो शुद्ध हवा प्रदान करती है जिससे हम सांस ले सकते हैं, और दूसरी चीज सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक है। और जो वायुमंडल है, इसकी 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी? 5 परतें वायुमंडल की पाई जाती हैं। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। फिर मिलती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मिलता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है, जो कि सबसे बाहरी परत भी कही जाती है, ठीक है। और इसमें जो आपको जो परतें देखने को मिलती हैं, पूरे के पूरे वायुमंडल में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सबसे बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा, जो कि शुष्क हवा का, साफ और शुष्क हवा का 99% है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन की इतनी अधिक आवश्यकता क्या है? जानते हो, नाइट्रोजन हमें जीवन जीने में बहुत अधिक मदद करता है। एक तो वायु के साथ में हम डायरेक्ट इसे लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या हेल्प करता है? जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन अगर ना होता तो हम आपके शरीर जो ये फट जाता, या फिर अगर हवा नहीं होती तो हम आपका शरीर फट जाता। आपने देखा होगा जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो अपने साथ में एक सूट पहन करके जाते हैं। सूट क्यों पहन कर जाते जानते हो? क्योंकि बाहर क्या है कि वायु का बाहरी दबाव नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हवाएं हैं, ये हवाएं आसपास से हमारे शरीर पर बाहरी दबाव लगाती रहती हैं, ठीक है, बाहरी दबाव लगाती रहती हैं। इसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर भी अंदर से बाहरी दबाव लगाता रहता है, ठीक है। तो क्या है कि बाहरी दबाव हमारे शरीर से भी लगता है, शरीर के अंदर से लगता है, शरीर के अंदर से भी एक दबाव लगता है, और हवाओं का भी बाहरी दबाव लगता है। इससे क्या है कि हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाता है। और जैसे ही आप पृथ्वी के बाहर निकलोगे तो वहां पर हवा तो है नहीं, तो वायु का बाहरी दबाव भी नहीं लगता है। इस वजह से वहां पर क्या है कि वहां पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे शरीर की सभी नसें फटने लगती हैं, और एस्ट्रोनॉट जो सूट पहन करके जाते हैं वो उनको दबाव प्रदान करते हैं, वही वायु का दबाव प्रदान करते हैं, जिससे कि उनका शरीर सुरक्षित बना रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर और यहाँ पर दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ये सभी गैसें 1% में आती हैं। 21% ऑक्सीजन है और 78% आपको नाइट्रोजन मिलती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों के लिए की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखो समझो, देखो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके लिए इससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन होगी तभी आग भी लगती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, हम आप सभी की वृद्धि के लिए, पेड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत कम मात्रा में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ती है, यानी कि गर्मी बढ़ती है, ठीक है। ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पृथ्वी की के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और ये पृथ्वी को गर्म करती है, ठीक है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब आप कहोगे कि पृथ्वी के पास में अपनी कोई ऊष्मा नहीं है, तो पृथ्वी ऊष्मा कैसे छोड़ती है? तो पृथ्वी जो है ये डायरेक्ट सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। अब ऐसे आप समझो,
आप देखोगे जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करोगे, ठीक है, जैसे कि आपने एक लोहे की छड़ को गर्म किया, ठीक है, तो जब आप किसी लोहे की छड़ को गर्म करोगे तो आप उसके आसपास देखोगे, जो लोहे की छड़ के आसपास जो इलाका होगा, आसपास की जो वायु होगी वो गर्म हो जाएगी, और वो वायु आपके हाथ से आकर के टकराती है, तब आपको गर्मी महसूस होती है। आप आग तापते हो तो आग जलती है, गर्मी तो केवल आग में होनी चाहिए, ठीक है, आग से दूर गर्मी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आग की वजह से उसके आसपास की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, जो उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गर्म हो जाती है, उसकी वायु जो आग की ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेती है, और वो वायु आपके हाथों में आकर के लगती है, ठीक है, तब आपको गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, सूर्य से पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती है, और पृथ्वी से जो गर्मी है ये वायु प्राप्त करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही पृथ्वी को गर्म रखती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी गर्म नहीं होगी, ठीक है, और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अगला पॉइंट मिलता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता होती है, आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा ऊंचाई बढ़ने पर यह तेजी से घटता जाता है, ठीक है, और तेजी के साथ घटता जाता है। हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए क्या है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ में ऊपर जाओगे तो वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आने लगती है, यानी कि जो वायु है वायु पतली होने लगती है, वहां पर कम वायु पाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, घनत्व जो होती है उसमें भिन्नता आती है, और घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, यानी कि जब आप सबसे नीचे इलाके में आओगे, ठीक है, तो आपको सबसे अधिक मोटी वायु देखने को मिलेगी, यहां पर आपको सबसे अधिक सांस लेने में आराम मिलेगा, ठीक है। जो पृथ्वी का सबसे नीचे वाला इलाका है समुद्र तल, ठीक है, और जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि जो वायु है वो पतली होती जाएगी, ठीक है, उसमें घनत्व कम होता जाएगा, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर तेजी से घनत्व घटता जाता है। हवा में घनत्व की कमी होने पर क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। आप देखोगे अगर आप मैदानी इलाके में रहते हो, ठीक है, और आपको किसी पर्वतीय इलाके में जाना पड़े और काफी ऊंचे पर्वत पर आप जाकर के अगर आपको वहां पर रहना पड़े तो आप देखोगे कि कुछ टाइम तक आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। या आप जमीन पर रहते हो और आपने मतलब 20 मंजिल का मकान बना लिया, 20 माले का मकान बना लिया, ठीक है, एक के ऊपर एक कमरा बनाते चले गए और 20 कमरे बना लिए, और जब आप 20वें कमरे की छत पर जाओगे तो आपको वहां पर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर जो वायु है वो नीचे की अपेक्षा पतली पतली होगी ऊपर, ठीक है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो घनत्व तो कम होता जाएगा, वायु पतली होती जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी होगी, ठीक है। और सांस लेने में कठिनाई होगी, तो ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। आप देखते होंगे जो भी एरोप्लेन में लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि एरोप्लेन के अंदर ऑक्सीजन को भरा जाता है, ठीक है, और जब ऊपर से आप देखोगे कि मतलब फाइटर प्लेन लेकर के लोग जाते हैं, ठीक है, तो भी आप देखोगे कि वो अपने साथ में एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं ऊपर जाते तो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते ताकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट मिलता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। अब यहां पर समझो क्या होता है, कहा जा रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी घटता जाता है। क्यों घटता है भाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो सूर्य के आप और नजदीक जाओगे तो तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर घट रहा है। तो यहाँ पर समझो, देखो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान इसलिए घटता है क्योंकि देखो तापमान डायरेक्ट आप महसूस नहीं कर सकते। ऊपर जब आप ऊंचाई पर बढ़ोगे तो आपको टेम्परेचर देने वाला, ताप देने वाला केवल सूर्य की किरणें होंगी, ठीक है, तो आप केवल सूर्य की किरणों से ही ताप ले सकते हो। लेकिन जब आप नीचे पे आओगे, जमीन पर आओगे, तो जमीन पर हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो भूमि हो, एक पेड़ हो, एक मकान हो, या फिर एक गाड़ी हो, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, सूर्य की ऊष्मा वो अवशोषित करती है, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेती है, और सूर्य के ताप से वो गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म होती है तो वो भी ऊष्मा छोड़ने लगती है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब सभी चीजें गर्म होती हैं तो वहां पर आपको ऊष्मा अधिक लगेगी, तापमान अधिक लगेगा, और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ोगे तो ऊंचाई पर आपको ऊष्मा देने वाले ऑब्जेक्ट कम होते हैं। कम क्या होते ही नहीं, केवल वायु है, ठीक है, और वायु डायरेक्ट सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर नहीं पाती है, ठीक है। तो ऊंचाई पर जैसे से आप जाओगे तो ऊंचाई पर आपको ठंड का एहसास लगेगा, तापमान घटता जाएगा, ठीक है। और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये एक ऐसा स्थान है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जो दबाव डालता है वायुमंडल पृथ्वी पर, ये एक स्थान पर अलग होता है, दूसरे स्थान पर अलग होता है, ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से होता है।
कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम महसूस होता है। तो जो दबाव महसूस होता है ये उच्च दाब और निम्न दाब, ठीक है, ये तापमान की वजह से और जो आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है, तापमान और ऊंचाई की वजह से महसूस होता है। इसके बारे में डिटेल में हमको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कि मतलब उच्च दाब किसे कहते हैं, निम्न दाब किसे कहते हैं। वायु जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब समझो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कैसे बहती है। देखो यहां पर थोड़ा समझ लो आप, उच्च दाब किसे कहते हो, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, जो हवा होगी वो क्या होगी, पतली होकर के ऊपर बढ़ने लगेगी, ठीक है, उसे कहा जाएगा निम्न दाब, ठीक है। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर निम्न दाब बनेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ तो हवा पतली हुई और ऊपर बढ़ने लगी, ऊपर की ओर बढ़ने लगी, यहां पर होगा निम्न दाब, ठीक है। और उच्च दाब कहां पर होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, आप ऐसे समझो, आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, आपके कमरे में 50 लोग बैठे और वहां का टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, सपोज दैट कि वहां का टेम्परेचर कर दिया है 45 डिग्री, और आपसे आकर के कोई एक आदमी टच हो तो आप कहोगे दूर हट, बिल्कुल दूर हट जाओ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज लग रही, तो आप अपने से दूसरे को दूर भगाओगे, ठीक है। और अगर वहीं पर क्या किया जाए कि मतलब माइनस के 45 डिग्री वहां का टेम्परेचर कर दिया जाए, तो आप क्या कहोगे, सभी एक जगह पर आ जाओ, चपक के बैठ जाओ, कहोगे नहीं कहोगे, ऐसा ही कहोगे, ठीक है। इसी प्रकार से वायु भी होती है। आप इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, जल को। जब आप जल को गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो, जल में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं, ठीक है, और जलवाष्प के रूप में बन करके भागेंगे, उबलेगा जल, ठीक है, एक दूसरे से दूर होंगे अणु। और उसी जल को जब आप ठंडा करोगे तो आप क्या करोगे, जल ठोस हो जाएगा, ठीक है। जो पहले भाप बन करके बाहर उड़ रहे थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अब एक दूसरे के साथ जुड़ करके ठोस होने के प्रयास करेंगे। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है, जब ताप बढ़ेगा, ठीक है, जब ताप बढ़ेगा तो निम्न दाब होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। और जब ताप घटेगा तो उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, यानी कि आप कह सकते हो कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से, ठीक है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जहां पर टेम्परेचर कम होगा, एक मिनट, वायु जो होती है उच्च दाब से, ठीक है, यानी कि जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां से निम्न दाब की ओर, यानी जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां की ओर चलती है, यानी कि वायु जो होती है गर्म हवा से ठंडी हवा की ओर चला करती है, ठीक है। और इसी को पवन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीव मंडल किसे कहते हैं, इसको भी समझो। चैप्टर बड़ा है इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है, 1 घंटे का हो चुका वीडियो है, कोशिश करेंगे कि जल्दी निपट जाए। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के का एक सीमित भाग होता है। जीवमंडल जो है स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां पर मौजूद जीवन मौजूद होता है, यानी कि जहां पर जीवन मौजूद होता है, जहां पर हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसको जीवमंडल कहते हैं। जहां पर जो क्या है कि स्थल यानी जमीन, जल यानी कि पानी, और हवा, तीनों चीजों की उपस्थिति होती है, उसको क्या कहा जाता है, जीवमंडल कहा जाता है। इसको जैव मंडल भी कहते हैं। जहां पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती हैं, सभी उपस्थित हो, ठीक है। जीव मंडल में प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया गया है। देखो, हम, आप, जानवर, सभी लोगों को क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। एक प्रकार के हम सभी लोग जीव हैं, ठीक है। तो जहां पर सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारी, यानी कि हम आप सभी लोग स्तनधारी, बड़े स्तनधारी के आकार में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, आप सूक्ष्म जीव जानते हैं बैक्टीरिया कितना छोटा है, उससे लेकर के बड़े बड़े स्तनधारी यानी कि हाथी तक जहां पर निवास करते हैं उसे कहा जाता है जीव मंडल, ठीक है। यहाँ पर जो जीव मंडल होते हैं वहां पर सभी प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, ठीक है। और जीव मंडल में जो प्राणियां रहते हैं, प्राणी रहते हैं, जीव मंडल के प्राणी को मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक जंतु जगत, जंतु जगत में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, कीटाणु भी आते हैं, ठीक है, और जीव भी आते हैं, सांप, कीड़ा मकोड़ा सब आते हैं। और जो पादप जगत है, पादप जगत में केवल पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। तो 2 पार्टों में से डिवाइड किया गया। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के ये 3 परिमंडल जो आपको मिले हैं, सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला आपको स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल और तीसरा आपको वायुमंडल, ठीक है। ये 3 परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेत के लिए वनों को लकड़ी तथा खेत के लिए वनों को काटा जाता है। इससे ढलुआ भाग है, जो ढलुआ भाग होता है पर मिट्टी का कटाव तेजी तेजी से होने लगता है। देखो क्या है कि हमने क्या किया, पेड़ पौधे जो होते हैं
ये वायुमंडल में मतलब वायु प्रदान करते हैं हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब लकड़ी और पेड़ को क्या किया, काट दिया, पेड़ को काट दिया ताकि हमको स्थल भाग अधिक प्राप्त हो सके, स्थलीय भाग प्राप्त हो सके, ठीक है। अब क्या हुआ, पानी बरसा, ठीक है, और पानी बरसने की वजह से वहां के भाग की मिट्टी का कटाव हो गया, ठीक है। तो भाई जो आपने पेड़ों को काटा यानी स्थल मंडल जो आपने प्राप्त किया उसको प्रभावित किसने किया, जलमंडल ने प्रभावित किया। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह को में परिवर्तन हो जाता है, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के जो कुछ भाग है वहां पानी में डूब गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। इसके बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा अगले क्लास 8 की एनसीईआरटी में, क्लास 7 की एनसीईआरटी में इसमें डिटेल में इसके बारे में दिया गया है, जहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर बस आपको इतना याद रखना है, जो आपके ये तीन मंडल पाए जाते हैं, तीन मंडल आपस में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं, ठीक है। उदाहरण भी यहां पर आपको एक दिया गया है, ठीक है। अगला मिलता है उद्योग तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु प्रदूषण कहलाता है। आप देखोगे मतलब उद्योगों से बहुत वायु प्रदूषण आता है, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं जहाँ पर कोयले से विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो इसे भूमंडलीय तापन कहा जाएगा, यानी कि हमारे जो भूमंडल है इसमें तापमान बढ़ना, ठीक है। और इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। देखो हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन दिए गए असीमित मात्रा में, ठीक है, असीमित मात्रा में। अभी आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि सीमित संसाधन किसे कहते हैं, असीमित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में, संसाधनों के बारे में भी चैप्टर अगला दिया गया है, मतलब क्लास 8 में आपको मिलेगा, ठीक है। कौन से संसाधन ऐसे हैं जिनका हम कितना भी उपयोग करें कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, और कौन से संसाधन ऐसे हैं जिनका अगर हम उपयोग अधिक करते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। इनके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो आपका भूमंडलीय तापन है किस वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो भूमंडलीय तापन होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और फिर पृथ्वी पर क्या होगा कि अधिक मात्रा में क्या है कि अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है, और फिर इससे पृथ्वी पर विनाश होगा। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतना ही था। आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और फेसबुक पर फॉलो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और हमारे दृढ़ संकल्प चैनल पर यानी पहले चैनल पर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की डेली क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही साथ शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट होता है। अगर यहाँ पर भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो लाइव टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, और इसका पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।